हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वैसे भी AIB 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की लिस्ट जो पड़ी हुई है वहाँ पे भी देख सकते हैं करवाए हैं, और ये हम अलग से करवा रहे हैं जिससे कि क्योंकि ये 10 नंबर के आते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्यवहार प्रक्रिया 1908 का कौन सा प्रावधान उपबंधित करता है कि स्थानीय अथवा धन संबंधित क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही उठानी होगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन हमारा धारा 10, धारा 11, धारा 20, धारा 21। तो यहाँ पे कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना होगा। ये धारा 21 से संबंधित है। तो ये कहाँ पे आता है? लिखा हुआ है क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति। तो यहाँ पे आपको बेयर एक्ट में भी आपको मिलेगा अधिकारिता के बारे में आपेक्ष। तो आपको यहाँ पे क्योंकि सीधे वर्ड वहाँ पे नहीं देते हैं, थोड़ा सा घुमा के देते हैं, तो आपको वहाँ पे समझना होगा क्षेत्राधिकार और यहाँ पे अधिकारिता के बारे में आपेक्ष। तो इस टाइप की यहाँ पे आपत्ति लिखी हुई है। तो ये धारा 21 से संबंधित है। ये आपको बेयर एक्ट में इंडेक्स पेज पे ही मिल जाएगा। ठीक है, धारा 21 से रिलेटेड, क्योंकि ये धारा से रिलेटेड है तो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। खाली आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियों से संबंधित है। फिर किसी अपीली या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा वाद दायर करने के स्थान के संबंध में तब तक कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति प्रथम दृष्ट न्यायालय में शीघ्र न की गई हो। ठीक है, और उन सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा ऐसे समझौते के समय या उससे पहले हो गया हो, और जब तक कि परिणाम स्वरूप न्याय में असफलता ना हुई हो। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। धारा 21 से रिलेटेड है ये। ठीक है, अधिकारिता के बारे में आपत्ति या आपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कथन को पूर्ण करें। एक न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें 4 ABCD करके दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें एक आपको जो रॉन्ग होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, बी ऑप्शन है बंटवारे के लिए, सी ऑप्शन है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, और डी ऑप्शन है लेखाओं की परीक्षा या समायोजन के लिए। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट में देखेंगे ये कहाँ पे दिया है और कौन सी धारा में दिया हुआ कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा 75 में दिया हुआ, धारा 75 न्यायालय की कमीशन जारी करने की शक्ति से संबंधित है ये। और इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें शर्तें दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन न्यायालय एक आयोग जारी कर सकता है। तो किसमें जारी कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए नहीं वाला देखना है, और जारी कौन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 में दिया हुआ है किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, ये भी देखो यहाँ पे दिया हुआ। फिर बी ऑप्शन दिया स्थानीय जांच करने के लिए, ये इसमें नहीं लिखा हुआ। और बंटवारे के लिए देखिए लिखा हुआ लेखाओं की परीक्षा या समायोजन के लिए। तो इसमें कौन सा रॉन्ग बताना है? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, क्योंकि ये IPC और CRPC से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें ये मैच करता है। यहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता में ये मैच नहीं करता, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे ये साक्ष्य से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे दी भी नहीं गई है 75 धारा में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता, व्यवहार और सिविल एक ही को बोला जाता है। ठीक है, 1908 के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवादक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवादकों को विचलित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है? तो ये पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आदेश 14(1) में, आदेश 14 नियम 5 में, आदेश 14 नियम 6 में, और डी ऑप्शन है धारा 15 में। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 14 कानून के मुद्दों या सहमत मुद्दों पर वाद के निपटारे और निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, आदेश 14 से है। तो ये कौन से नियम से है ये आपको देखना है यहाँ पे। तो आदेश 14 नियम 5 मुद्दों को संशोधित करने और हटाने की शक्ति से संबंधित है।
ठीक है। और विवादक कितने प्रकार के होते हैं? विवादक 2 प्रकार के होते हैं, तथ्य विवादक और विधि विवादक, ठीक है। इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आदेश 14 नियम 5 से रिलेटेड ये है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में कौन सा प्रावधान पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण करने को वर्जित करता है? तो इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट में बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसको ऑप्शन देखेंगे। तो ये धारा 11 है, धारा 10 है, और सी ऑप्शन है आदेश 47 नियम 9 है, और डी ऑप्शन है आदेश 9 नियम 9। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये कहाँ पे दिया, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ये हमारा दिया हुआ है आदेश 47 नियम 9 में दिया हुआ है। ये हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है 47 में पुनर्विलोकन। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो पूरा आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं भी ढूंढने की बहुत आसान से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आदेश 9 जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण करने को नहीं करता है। ये आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, एक आदेश 47 में और सेक्शन 114 में भी देखने को मिलेगा पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू से संबंधित। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, आदेश 47 नियम 9 में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारा आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी कि CPC 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा प्राण न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है, वर्जित मतलब यानी कि नहीं है। बी ऑप्शन हमारा है केवल नामंजूरी के कारण ही वादी नया वाद पत्र प्रस्तुत करने में प्रवृत्त नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन है आदेश 23 के अंतर्गत वर्जित है। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी नंबर का राइट ऑप्शन है। इसमें आदेश 7 का नियम 13 इस बात से संबंधित है कि जहां वाद पत्र की अस्वीकृति नए वाद पत्र की प्रस्तुति को रोकती नहीं है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि धारा 12 के अंतर्गत नामंजूर किए जाने पर उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद पत्र प्रस्तुत करना। ये आपको आदेश 7 वाद पत्र यानी कि प्लेंट, तो ये आपको नियम 11 में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप टिक जरूर कर लीजिएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में जरूर टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संबंध में नहीं है? तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाता है। 2 ऑप्शन है राष्ट्रपति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है। ऑप्शन सी है सदन का 17वां राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन है 17वां से सदन का सत्र समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो मेन पहले की पॉइंट देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ। संसद वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करेगी, ठीक है, और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाता है। आमतौर पर 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगन या 17वां या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है, ठीक है। स्थगन जब किया जाता है तो वहाँ पे एक बैठक होती है कार्य के लिए, ठीक है, जिसमें समय स्थगित करा जाता है, घंटे, दिन और सप्ताह हो सकते हैं उसमें, ठीक है। और अनिश्चित काल के लिए जब स्थगन होता है, इसका अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है और ना कि राष्ट्रपति के पास, ठीक है।
ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। इसका राष्ट्रपति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई पक्ष आदेश 13 नियम 1 के तहत अपने पास मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं करता है, ऑप्शन ए हमारा पार्टी को कार्यवाही के अगले चरण में इसे दाखिल करने से बाहर रखा गया है। बी ऑप्शन है, पार्टी को कार्यवाही के बाद के चरण में इसे दाखिल करने से बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन अदालत की अनुमति से ही इसे दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा है, पार्टी को कार्यवाही के बाद चरण में इसे दाखिल करने से बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन दूसरे पक्ष के गवाहों की जिरह के लिए पेश किए गए और किसी को सौंपे गए दस्तावेजों को छोड़कर इसे केवल अदालत की अनुमति से ही दाखिल किया जा सकता है, या केवल उसकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए गवाहों को सौंप दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इसके की पॉइंट भी देख लेते हैं। आदेश 13 नियम 1 में मुद्दों के निपटारों के समय या उससे पहले प्रस्तुत किए जाने वाले जो दस्तावेज होते हैं, तो पक्ष या उनके वकील मुद्दों के निपटारे के समय या उससे पहले सभी दस्तावेज साक्ष्य मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे, जहां उनकी प्रतियां मतलब कॉपी वाद पत्र के साथ दाखिल की गई हैं या लिखित बयान, और अदालत इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज प्राप्त करेगी बशर्ते कि उनके साथ उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रारूप में तैयार की गई सटीक सूची संलग्न हो। ठीक है, उपधारा 1 में कुछ भी दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा। दूसरे पक्ष के गवाहों की जिरह के लिए पेश किया गया या केवल उसकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए एक गवाह को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है, पार्टी को कार्यवाही के चरण में इसे दाखिल करने से बाहर नहीं रखा गया है। आगे आप देख सकते लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक निर्णय देनदार को पैसे के भुगतान के लिए एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया जाता है और निर्णय देनदार उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को डिक्री की राशि और गिरफ्तारी की लागत का भुगतान करता है। ऐसे अधिकारी, ऑप्शन ए हमारा फैसला सुनाऊंगा, देनदार को सिविल जेल भेजूंगा, बी ऑप्शन है फैसला लूंगा, अदालत का कर्जदार, सी ऑप्शन है तुरंत रिहा कर दूंगा, डी ऑप्शन है उससे सुरक्षा लेकर उसे छोड़ देंगे। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है तो उसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उसे तुरंत रिहा कर दूंगा। इसके की पॉइंट्स में रहती है किस धारा से रिलेटेड है। ये हमारा सीपीसी की धारा 55 के अनुसार डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन एक निर्णय देनदार को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन डिक्री की पूरी राशि और गिरफ्तारी की लागत प्राप्त होने पर निर्णय देनदार को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी निर्णय देनदार को हिरासत से रिहा करने और भुगतान की अदालत को सूचित करने के लिए बाध्य है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि निर्णय देनदार को गिरफ्तार करने का उद्देश्य डिक्री के भुगतान को लागू करना और एक बार भुगतान हो जाने के बाद निर्णय देनदार को हिरासत में लेने का कोई और कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उसे तुरंत रिहा कर दूंगा। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 और 2002 के नागरिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा। तो ये केस है, केस बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी के, तो इस केस को आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा ए है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ, बी ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सी ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, डी ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ। तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। ये केस कब का है, तो ये केस 1999 और 2002 की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। ठीक है, तो इस मामले में 3 न्यायाधीश थे। कौन कौन थे न्यायाधीश? जस्टिस बाई के समरवाल, DM धर्माधिकारी और तरुण चटर्जी की पीठ में 2 अगस्त 2005 को किया गया था। ठीक है, और CPC में संशोधन का उद्देश्य मामलों के निपटान में तेजी लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए उपाय शुरू करके भारत में नागरिक न्याय प्रणाली में सुधार करना था। ठीक है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन के संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए तर्क किया गया कि वे वादकारियों के मौलिक अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों को बरकरार रखा, यह पाते हुए कि वे सार्वजनिक हित में थे और किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते थे। तो ये केस 1999-2002 के बीच का है। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हमारा है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या चल संपत्ति के साथ हुई गलती के मुआवजे के लिए मुकदमा जहां गलती एक अदालत के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर की गई थी और प्रतिवादी दूसरी अदालत की स्थानीय सीमा के भीतर रहता है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं और ये किस धारा से रिलेटेड है ये भी आपको बताएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है, उस अदालत में मामला दर्ज किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार के क्षेत्र में गलती हुई है। ऑप्शन बी है, उस अदालत में स्थापित किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी रहता है। सी ऑप्शन है, वादी के विकल्प पर या तो ए या तो बी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ए और बी दोनों राइट है। इसके बारे में जान लेते हैं किस धारा से रिलेटेड है। तो ये CPC की धारा 19 से रिलेटेड है। व्यक्ति या चल संपत्ति के साथ हुई गलतियों के मुआवजे के लिए मुकदमा का प्रावधान करती है। जहां कोई मुकदमा किसी व्यक्ति या चल संपत्ति के साथ हुई गलती के मुआवजे के लिए होता है, यदि गलती एक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर की गई हो और प्रतिवादी उस सीमा के भीतर निवास करता हो या व्यवसाय करता हो या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता हो, किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के मामले में वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी में भी मुकदमा स्थित किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आते हैं। यहाँ पे इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होती है और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई ऑर्डर है, ना तो कोई रूल है, ना ही यहाँ पे सेक्शन है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से समझने होंगे, तब उसका आंसर आपको देना होगा। ये हमारी डिफिनेशन है और डिफिनेशन हमारी सेक्शन 2 में आती है। तो ये देखना यहाँ पे दिया हुआ धारा 2 और क्लॉज 2 में दिया हुआ डिक्री से अभिप्रेत। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे और जो नहीं होगा वहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन देखने होंगे कि ऑप्शन यहाँ पे क्या दिए हुए। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, डिक्री आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतरिम हो सकती है। सेकंड हमारा है, प्रत्येक डिक्री अपील योग्य है जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान ना किया गया हो। तीसरा ऑप्शन हमारा है, प्रत्येक आदेश जब तक अपील योग्य नहीं है तब तक कि संहिता में निर्दिष्ट न किया गया हो। फोर्थ ऑप्शन हमारा, डिक्री किसी न्यायालय का निर्णय है जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कोई आदेश किसी का निर्णय नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का, मतलब 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डिक्री किसी न्यायालय का निर्णय है जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कोई आदेश किसी न्यायालय का निर्णय नहीं है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ए बी के साथ कुछ वस्तुओं की खरीद के लिए अनुबंध करता है। अनुबंध दिल्ली में दर्ज किया गया है। माल को बम्बई में ए को वितरित किया जाना था। माल की कीमत कलकत्ता में चुकानी जानी थी जहां बी रहता है और अपना व्यवसाय करता है।
मुकदमा करने का स्थान, तो यहाँ पे देखिए दृष्टांत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी धारा में है, ये धारा 20 है। वहाँ पे आपको दृष्टांत 2 दिए हुए हैं, ठीक है। कलकत्ता वाला भी दिया हुआ और एक शिमला वाला भी दिया हुआ, तो आप वहाँ पे देखना बेयर एक्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है दिल्ली, सेकंड हमारा है बॉम्बे, थर्ड हमारा है कलकत्ता और डी ऑप्शन है उपरोक्त। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अन्य मुकदमे जहां स्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हों, ठीक है, और यह कार्यवाही का कारण उत्पन्न होता हो, वहां पे आप मुकदमा डाल सकते हैं। दिल्ली में भी डाल सकते हैं, कलकत्ता में भी और बॉम्बे में भी, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, जहाँ पे प्रतिवादी रहता हो, ठीक है, दूसरी पार्टी, वहाँ पे आप मुकदमा कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पुनर्न्याय के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो भी नहीं से था, ठीक है। तो नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एक पक्षी डिक्री पुनर्न्याय के रूप में कार्य करेगी। सेकंड हमारा है गुण दोष के आधार पर खारिज की गई रिट याचिका पुनर्न्याय के रूप में कार्य करती है। थर्ड ऑप्शन हमारा सीमा में खारिज की गई रिट याचिका पुनर्न्याय के रूप में कार्य करती है। और फोर्थ ऑप्शन है दोनों ए और सी। इसका सेक्शन है सिविल प्रक्रिया की धारा 11 के तहत रेस जूटी काटा का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, रेस जूटी काटा का सिद्धांत भारतीय सिविल प्रक्रिया कानून में एक मौलिक सिद्धांत है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी की धारा 11 में निहित है। इसका उद्देश्य दोहराए जाने वाले मुकदमेबाजी को रोकना और न्यायिक निर्णयों की अंतरिमता को बरकरार रखना, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1 और 2 इसका बिल्कुल राइट। क्वेश्चन हमारा है सीपीसी के किस आदेश के तहत किसी भी डिक्री को वितरित पक्ष को नोटिस दिए बिना रद्द नहीं किया जा सकता। तो आदेश हमारा 5 नियम 30 में, सेकेंड ऑप्शन हमारा आदेश 4 नियम 13 में, थर्ड ऑप्शन हमारा आदेश 6 नियम 10 में, फोर्थ ऑप्शन है आदेश 9 नियम 14 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आदेश 9 नियम 14 में दिया गया है। आदेश 9 नियम 14 एक प्रतिवादी जो एक निगम है पर संबंध की सेवा से संबंधित है, ठीक है, आदेश 9 में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अदालतों को सभी सिविल अदालतों में मुकदमा चलाने का आदेश देती है जब तक कि उसे प्रतिबंधित ना किया गया हो। तो ये कौन सी धारा में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धारा 5, सेकंड ऑप्शन है हमारा धारा 7, थर्ड ऑप्शन है धारा 13 और फोर्थ ऑप्शन धारा 9। तो ये हमारा है सीपीसी की धारा 9 से रिलेटेड है। धारा 9 कहती है कि अदालतें तब तक सभी सिविल मुकदमों की सुनवाई करेगी जब तक कि उन पर रोक न लगाई गई हो, ठीक है, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक आज्ञा पत्र के अधीन निर्णित ऋणी की संपत्ति की कुर्की जारी रह सकती है कितने माह तक, एक अधिकतम अवधि के लिए। तो इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 हमारा है 1 माह तक, 2 हमारा है 2 माह तक, 3 हमारा 3 माह तक, 4 हमारा 6 माह तक। इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 2 माह तक की अवधि के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक सिविल प्रक्रिया की अधिकारिता में कटौती करने हेतु इसे एक अन्य न्यायालय अधिकरण या प्राधिकरण को प्रदत्त करने हेतु सक्षम है। ऑप्शन ए हमारा विधायिका, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, डी ऑप्शन है राज्य सरकार। तो कौन सक्षम होता अधिकरण या प्राधिकरण को प्रदत्त करने हेतु, विधायिका सक्षम होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के मामले को ग्रहण करने, परीक्षण करने और निर्धारण करने के लिए सक्षम है, जिसके कुछ उदाहरण हैं। ऑप्शन ए हमारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मामले, बी ऑप्शन है सेवा से संबंधित मामले, सी ऑप्शन है चोरी से संबंधित मामले,
डी ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी, मतलब खा और खा, इसमें सॉरी गलती थोड़ी सी हो गई है, ए और बी बिल्कुल राइट है। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित होता है और सेवा से संबंधित मामले होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक आज्ञा पत्र डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकेगा यदि ए ऑप्शन है युक्त आशंका है कि आज्ञा पत्र का जारी नहीं किया जाना डिक्री धारक को डिक्री के लाभों से वंचित कर देगा। बी ऑप्शन है निर्णीत डिक्री की संपत्ति न्यायालय जिसको आज्ञा पत्र जारी किया जाता है के अधिकारिता के अंतर्गत स्थित है। सी ऑप्शन है डिक्री धारक आज्ञा पत्र जारी किए जाने हेतु एक आवेदन करता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा, मुकदमा संस्थित करने का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, फिर बेयर एक्ट में बताते हैं किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा है धारा 26, धारा 30, धारा 28, धारा 25। तो हमें अपने बेयर एक्ट में देखना है, सभी को देख लेना है। 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे हमको टिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 25 में दिया, वादी आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो 25 में भी नहीं है। 26 में देख लेते हैं, वादों का स्थित किया जाना, मतलब वादों मतलब मुकदमों का स्थित किया जाना। तो ये हमारा 26 में दिया गया है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 26 सेक्शन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सीपीसी का कौन सा प्रावधान कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रावधान प्रवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ए है सेक्शन 50, सेक्शन 51, सी ऑप्शन है सेक्शन 55 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने बेयर एक्ट में एक एक नंबर बाय नंबर देखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे 50 सेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ 50 में विधिक प्रतिनिधि, और यहाँ पे देखेंगे कानूनी प्रतिनिधि। तो विधिक और कानूनी एक ही बात होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में इसमें लिखा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन हमारा 50 बिल्कुल राइट है। सेक्शन 50 में दिया हुआ विधिक प्रतिनिधि, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा 50 है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रथम दृष्टया अदालत में मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्ति की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें भी सेक्शन है, बहुत सिंपल सा है, तो ये आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। तो सेक्शन 21A, बी ऑप्शन है सेक्शन 22, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 और डी ऑप्शन है 20। तो हमें सबसे पहले 20 से स्टार्ट करना होगा कि 20 में क्या दिया हुआ है। तो हम अपने बेयर एक्ट में आते हैं और 20 से स्टार्ट करते हैं कि 20 में क्या दिया। अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। फिर 21 में देखेंगे अधिकारिता के बारे में आपेच, और 21 का मतलब ए में देखेंगे वाद लाने के स्थान के बारे में आपेच पर डिक्री को आपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। तो इसमें देखो स्थान भी दिया हुआ है, तो अगर मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्ति की अनुमति दी जाएगी तो वो कौन से में होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ वाद लाने के स्थान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाद मतलब मुकदमा लाने के स्थान पर। तो ये आपको कीवर्ड यहाँ पे मिल गया है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, सेक्शन 21A में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय किसी मामले को स्थानांतरित कर सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सीपीसी की धारा 24, बी ऑप्शन है सीपीसी की धारा 20, सीपीसी की धारा 12 और डी ऑप्शन है सीपीसी की धारा 15। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ पे दिया हुआ है अपने बेयर एक्ट में। तो 15 में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 12 से स्टार्ट करेंगे। तो 12 में दिया हुआ बार ऑफ फर्दर सूट, यानी कि
अतिरिक्त वाद का वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है 15 में देखेंगे कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, मतलब स्थित किया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 में देखेंगे तो हमारा 20 में भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यह प्रतिवादी के निवास की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 24 में, तो 24 में दिया अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से आपको मिल गया, यहाँ पे ट्रांसफर की बात की गई है, ठीक है। उच्च न्यायालय किसी मामले को स्थानांतरित कर सकता है, तो किसमें करता है? सीपीसी की धारा 24 में ये दिया गया, ये देखिए आसानी से आपको मिल गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसमें सिविल प्रक्रिया की धारा 11 का स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है? कोड रचनात्मक समाधान प्रदान किया गया। तो सबसे पहले हमें अपने ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन हमारा है स्पष्टीकरण 3, बी ऑप्शन है स्पष्टीकरण 4 और सी ऑप्शन है स्पष्टीकरण 5 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें सबसे पहले सीपीसी को देखना है 11 सेक्शन को, ठीक है। तो वहां पे देखना है सेक्शन 11 में दिया है रेस जुडिकाटा, तो इसमें देखना है तीनों देखने हैं इसमें स्पष्टीकरण, तो ये हमारा 4th नंबर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया नहीं गया, इसमें आप लिख लीजिए रचनात्मक का सिद्धांत, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जब एग्जाम होता है तो इस टाइप के आते हैं और यहाँ पे जबकि दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लेना रचनात्मक का सिद्धांत, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आपको मैच नहीं करेगा, तो इसलिए जब आप लिख लेंगे तो आपको ये वर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा, बट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्पष्टीकरण 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति के बाद से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो सेक्शन हमारा 8 है, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11। तो हमें सबसे पहले अपने 8 से स्टार्ट करना है सेक्शन से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्शन 8 हमारा है। तो यहाँ पे 8 में भी हमारा नहीं दिया गया है सिविल प्रकृति का बाद, ठीक है। और ये 9 में कुछ दिया हुआ है कोर्ट ऑफ ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बेयर्ड, और जबकि हिंदी में दिया हुआ है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय अभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। मतलब यहाँ पे सिविल की बात की जा रही है, सिविल वाद की, ठीक है। तो हमें श्योर करने के लिए क्या करना होगा, अपने बेयरेट के अंदर देखना होगा। तो यहाँ पे प्रकृति की बात की जा रही है, लेकिन प्रकृति वहाँ पे दी नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिविल प्रकृति के नीचे यहाँ पे दिया हुआ, आप देखेंगे सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 9 बिल्कुल राइट है, सिविल प्रकृति के वाद, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, तो क्या है सिविल प्रक्रिया, क्या चीज़ है? ऑप्शन का हमारा एक प्रक्रियात्मक विधि, खा ऑप्शन है सारवान विधि, गा ऑप्शन है ना तो प्रक्रियात्मक और ना ही सारवान, और घा ऑप्शन है विधि है ही नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है। देखिए प्रक्रिया से जोड़ लीजिएगा, इसको सिविल लिखा है यहाँ सिविल प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रियात्मक, ठीक है। तो प्रक्रिया से जोड़ लीजिए, तो का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई थी, तो का ऑप्शन है 1907 में, 1908 में, 1909 में और 1910 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 के खंड 3 काम से जम्मू कश्मीर राज्य शब्दों का लोप किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन का हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020 द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2015 द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2018 द्वारा, और घा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की अधिनियम संख्या 34 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची द्वारा किया गया था। उसका जो राइट ऑप्शन है वो घा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। 1905 में किया गया था। धारा कौन सी थी? 95, ठीक है। संख्या कौन सी थी? 34 थी,
तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा न्यायालयों की पदानुक्रमणिका निर्दिष्ट करती है। का ऑप्शन है न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता, खा ऑप्शन है विषय वस्तु के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता, का ऑप्शन है निम्नतम से उच्चतम प्राधिकार वाले के साथ न्यायालय की स्थापना, घा ऑप्शन है न्यायालयों की धनी अधिकारिता। इसका ग नंबर बिल्कुल राइट है, निम्नतम से उच्चतम प्राधिकार वाले के साथ न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश एक अदालत में वाद विवाद को संचालित करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? ये AIB 2019 वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था। ठीक है, तो ऑप्शन का है इसका आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8, आदेश 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वाद विवाद को संचालित करने वाले, वो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है आदेश 6, मतलब ऑर्डर 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वादी एक व्यक्ति है, तो वादी कौन कौन व्यक्ति होता है? ऑप्शन का हमारा एक वाद संस्थित करते हुए अपने सिविल अधिकारों को प्रवृत्त करने की इच्छा करता है। खा ऑप्शन है दावा करता है कि उसके विधिक अधिकारों को अपघत किया गया है। ठीक है, कि अपघत का मतलब चोट पहुंचाई गई हो, आहत पहुंचाई गई हो। गा ऑप्शन है दावा करता है कि एक सिविल दोष कुछ अन्य व्यक्तिगत द्वारा उसके विरुद्ध कारित किया गया है। ठीक है, तो घा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखो वादी एक व्यक्ति होता है, एक जो वाद दाखिल करता है उसके जिसको चोट पहुंची हो, ठीक है, और जिसके विरुद्ध वो वाद दाखिल करेगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। हमारा 7 है शब्द निर्णय इंगित करता है, तो निर्णय को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक न्यायाधीश द्वारा एक डिक्री के आधारों को प्रदान करती हुई एक प्रत्याख्यान या आदेश जो खुली अदालत में घोषित किया गया है। तो खा ऑप्शन है एक डिक्री या आदेश के आधारों का एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया प्रत्याख्यान जिसे खुली अदालत में घोषित किया जा सकेगा और नहीं किया जा सकेगा। गा ऑप्शन है न्यायाधीश द्वारा दिया गया प्रत्याख्यान जो विवाद में बिंदुओं का निर्धारण कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, और घा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे गलत दिख रहे होंगे, वो आपको साफ दिख रहा होगा, कर भी सकेगा नहीं भी कर सकेगा, तो दोनों में दिया हो। और यहाँ पे का ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, एक न्यायाधीश द्वारा एक डिक्री के आधारों को प्रदान करती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक लिखित अभिकथन समाविष्ट कर सकता है? का ऑप्शन है वादी द्वारा प्रत्यार्थी के विरुद्ध की गई किसी दावे के संबंध में प्रत्यार्थी की स्वीकृति या इनकारी। खा ऑप्शन है प्रत्यार्थी के पक्ष में नवीन तथ्य। गा ऑप्शन है प्रतिदावे एवं मुजरा। घा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई या सभी। तो इसका जो घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये सभी हैं। क्वेश्चन हमारा 12 है। 9, 10, 11 इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने नहीं करवाए हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं 12। एक निर्णित ऋणी की कौन सी संपत्ति एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय की जा सकती है? अचल संपत्तियां, चल संपत्तियां, सभी विक्रय करने योग्य संपत्तियां। घा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये सारी संपत्तियां कुर्की की जा सकती हैं। ठीक है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्यक्ति लक्षी निर्णय क्या होता है? इस बात के होते हुए भी सभी व्यक्तियों को आबद्ध करते हैं चाहे वे वाद के पक्षकार थे या नहीं। और खा ऑप्शन है केवल वाद के पक्षकारों को आबद्ध करते हैं और अजनबी को नहीं करते। ठीक है, गा ऑप्शन है केवल वादी को आबद्ध करते हैं, प्रत्यार्थी को नहीं। घा ऑप्शन है केवल प्रत्यार्थी को आबद्ध करती है और वादी को नहीं। तो इसका जो खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, केवल वाद के पक्षकारों को आबद्ध करते हैं और अजनबी को नहीं करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिलक्षी इसको बोलते हैं निर्णय को। खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 14 है। क्षेत्रीय अधिकारिता एक अधिकारिता है जो का ऑप्शन है हमारा जो न्यायालय को इसके समक्ष दाखिल एवं अपील ग्रहण करने, परीक्षण करने और निर्णय करने की शक्ति से संबंधित है। खा ऑप्शन है जो भौगोलिक विस्तार को निर्दिष्ट करती है, न्यायालय का प्राधिकार विस्तारित करता है। गा ऑप्शन है जो न्यायालय को धनी सक्षमता से संबंधित है। घा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो
खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो भौगोलिक विस्तार को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15, विभाजक निम्नलिखित प्रकार के हो सकेंगे। तो कौन कौन से हो सकेंगे? तथ्य का विभाजक, विधि का विभाजक, घ ऑप्शन है तथ्य और विधि का मिश्रण विभाजक। तो घ ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट। ये 3 प्रकार के होते हैं, तथ्य और विधि और मिश्रित विभाजक। ठीक है, तो घ ऑप्शन है इसका बिल्कुल। क्वेश्चन है, एक शपथ पत्र निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकेगा। ऑप्शन का है हमारा, तथ्यों की एक उद्घोषणा चाहे भौतिक या लिखित। ग ऑप्शन खा ऑप्शन है इसका, तथ्यों की एक लिखित उद्घोषणा जो शपथ ली जा सकेगी या नहीं भी। ग ऑप्शन है, तथ्यों की एक उद्घोषणा और शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत एक अधिकारी के समक्ष लिखित में या सम्यक रूपेण शपथ की गई होगी। घ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ग ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तथ्यों की एक उद्घोषणा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत एक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ना, क्योंकि इसलिए सम्यक रूप में शपथ ली गई होगी। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 17 है, एक वाद संस्थित करना एक अंतर्निहित अधिकार है, किंतु अपील दाखिल करना एक संविधिक अधिकार है। ऑप्शन का है हाँ, अभिकथन शुद्ध है। खा ऑप्शन है नहीं, अपील का अधिकार आंतरिक अधिकार है, किंतु एक वाद संस्थित करना एक संविधिक अधिकार है। घ ऑप्शन है नहीं, दोनों अंतर्निहित अधिकार है। घ ऑप्शन है एक वाद कार्य में निहित ऐसा कोई अधिकार नहीं है। का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हाँ अभिकथन बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन है 18, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 30 न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान करती हैं? तथ्यों की स्वीकृति के बारे में आदेश करने के लिए, दस्तावेजों की खोज निरीक्षण और प्रस्तुति हेतु आदेश करने के लिए। ग ऑप्शन है, साक्षियों को साक्ष्य देने या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करना। घ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारी शक्तियाँ प्रदान होती हैं न्यायालय को। ठीक है, धारा 30 के अकॉर्डिंग। तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 19 है, निर्णित ऋणी की निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियां डिक्री के निष्पादन में कुर्क या बेची नहीं जा सकती हैं? भूमि एवं गृह। खा ऑप्शन है बैंक नोट्स, हुंडियाँ, बंधपत्र और सरकारी प्रतिभूतियाँ। ग ऑप्शन है माल। घ ऑप्शन है कोई भविष्य का अधिकार, हित या लाभ। तो देखिए घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, कोई भविष्य का अधिकार नहीं छीन सकता है। ठीक है, और यह लाभ। तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 20। ठीक है, एक व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सिर्फ हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए, का खा गा। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो हम आपको दिखा रहे हैं। वह वाद पत्र के शुल्क का भुगतान करने हेतु पर्याप्त साधन नहीं रखता है। ठीक है, या 1000 रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं है। इसका मतलब ये है, निर्धन व्यक्ति वो व्यक्ति माना जाएगा जिसके पास में पर्याप्त साधन नहीं, जिसके पास में संपत्ति मतलब 1000 की भी संपत्ति नहीं है। ठीक है, वो निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। क्वेश्चन हमारा 21 हमारा, आज्ञा पत्र एक न्यायालय द्वारा एक अन्य सक्षम न्यायालय को एक डिक्री अंतरित करते समय दिया गया एक आदेश। तो का ऑप्शन है, डिक्री धारक को डिक्रीत संपत्ति का परिधान करने हेतु। खा ऑप्शन है, निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करने हेतु। ग ऑप्शन है, निर्णित ऋणी की किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए। घ ऑप्शन है, निर्णित ऋणी की किसी संपत्ति का विक्रय करने हेतु। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ग नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो आज्ञा पत्र एक न्यायालय द्वारा एक अन्य सक्षम न्यायालय को एक डिक्री अंतरित करते समय दिया गया आदेश। तो कौन सा दिया गया आदेश? निर्णित ऋणी की किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। जैसे क्वेश्चन हमारा 22 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाद पत्र। तो वाद पत्र क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वाद पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो न्यायालय में पेश किया जाता है, जो वादी की तरफ से दिया जाता है
अपने तथ्यों को रख के जो उसकी मांग होती है, जो उसको समस्या होती है, वो न्यायालय द्वारा हल की जाती है। ठीक है, तो ये होता है वाद पत्र जो दायर किया जाता है। ये आपको आदेश 4 के नियम 1 में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो आप इंडेक्स पेज पे जाके वहाँ पे अंदर पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक दस्तावेज जिसकी प्रस्तुति एक सिविल न्यायालय में करने से एक वाद संस्थित हो जाता। खा ऑप्शन हमारा है न्यायालय के समक्ष किया गया एक आवेदन उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादी को कारित एक विधिक दोष के संबंध में। गा ऑप्शन है प्रत्यार्थी द्वारा किए गए दावे का एक अभिकथन, क्योंकि प्रत्यार्थी का तो होता नहीं है अभिकथन, वादी का होता है, तो यहाँ पे वाद पत्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो घा ऑप्शन है उपरोक्त केवल का और खा, इसमें से का और खा ये दोनों बिल्कुल राइट हैं, तो घा ऑप्शन इसका मतलब बिल्कुल राइट है हमारा। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं 23। एक वाद में न्यायालय की अधिकारिता निम्नलिखित के द्वारा प्रश्नगत की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है? का ऑप्शन है केवल वादी द्वारा, केवल प्रत्यार्थी द्वारा, गा ऑप्शन है वादी एवं प्रत्यार्थी दोनों के द्वारा, घा ऑप्शन है साक्षी द्वारा। इसका हमारा खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रत्यार्थी द्वारा, क्योंकि जब वादी वाद लाता है तो वहाँ पे प्रश्न किससे करेगा? प्रत्यार्थी से करेगा, तो किसके द्वारा प्रश्न किया जा सकता है? प्रत्यार्थी द्वारा प्रश्न किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारा 24 है निम्नलिखित एक डिक्री के आवश्यक अवयव हैं, मतलब तत्व हैं। ऑप्शन का हमारा औपचारिक अभिव्यक्ति, खा ऑप्शन है एक वाद में एक सिविल न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय, गा ऑप्शन है वाद में विवादित मामलों में पक्षकार के अधिकारों का निश्चायक निर्धारण, घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये 24 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? घा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति के विक्रय की संपुष्टि के पश्चात। ऑप्शन का हमारा ऐसी संपत्ति का स्वतः विक्रय की तिथि से नीलामी क्रेता में निहित होना माना जाता है। ठीक है, खा ऑप्शन है ऐसी संपत्ति का स्वतः नीलामी क्रेता में विक्रय की संपुष्टि की तिथि में निहित होना माना जाता है। गा ऑप्शन है ऐसी संपत्ति का स्वतः उस तिथि जिस पर विक्रय अत्यंतिक हो गया है से नीलामी क्रेता में निहित होना माना जाता है। घा ऑप्शन ऐसी संपत्ति का स्वतः तिथि जिस पर संपत्ति का कब्जा उसके द्वारा लिया जाता है से नीलामी क्रेता में निहित होना पाया जाता है। तो इसका जो का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति विक्रय की संपुष्टि के पश्चात ऐसी संपत्ति का स्वतः विक्रय की तिथि से नीलामी क्रेता में निहित होना माना जाता है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 26। अपीलें दो प्रकार की होती हैं, अर्थात प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील। का ऑप्शन है हमारा असत्य, क्योंकि विधि में केवल अपील प्रावधानित है। खा ऑप्शन है असत्य, क्योंकि एक तृतीय अपील उच्चतम न्यायालय को होती है। गा ऑप्शन है सत्य, क्योंकि तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है। घा ऑप्शन सत्य, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बगैर एक तृतीय अपील इसके समक्ष दाखिल नहीं की जा सकती है। इसका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये सत्य है, क्योंकि तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब प्रथम कर सकते हैं, द्वितीय कर सकते हैं। ठीक है, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 27। एक विक्रय योग्य संपत्ति है जो का ऑप्शन है विद्यमान है, खा ऑप्शन है अंतरित किए जाने में समर्थ है, और गा ऑप्शन है उपरोक्त का और खा दोनों, घा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विद्यमान हो मतलब वहाँ पे उस जगह पे हो, और अंतरित मतलब विक्रय करने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, समर्थ है। क्वेश्चन हमारा 28 है प्रश्नावली के संबंध में अशुद्ध अभिकथन को चिन्हित करें। अशुद्ध अभिकथन इसका बताएंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग है इसका, तो बिल्कुल अशुद्ध बताएंगे, जो राइट ऑप्शन होगा इसका। तो प्रश्नावली के उत्तर प्रश्नावली प्रदान करने वाले पक्षकार के प्रकरण की सहायता कर सकते हैं और नहीं भी। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया है, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है 29। सीपीसी की धारा 3 के निबंधनों में का ऑप्शन है जनपद न्यायालय केवल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। खा ऑप्शन है प्रत्येक लघु वाद न्यायालय केवल उच्च न्यायालय का अधीनस्थ है। गा ऑप्शन है एक जिला न्यायालय से निम्न प्रत्येक सिविल न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। घा ऑप्शन है उपरोक्त का और खा। तो हमारा घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, का और खा दोनों बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 30।
साधारणतया एक डिक्री निम्नलिखित द्वारा निष्पादित की जा सकती है। तो ऑप्शन का हमारा प्रथम पहल का न्यायालय अर्थात न्यायालय जिसने मूल वाद में डिक्री पारित किया। खा ऑप्शन है अपीली न्यायालय जिसने प्रथम अपील में एक डिक्री पारित किया। गा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। घा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साधारणतया एक साधारण की बात कर रही है तो एक डिक्री निम्नलिखित द्वारा निष्पादित की जा सकती है। तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, प्रथम पहल का न्यायालय। ठीक है, अर्थात न्यायालय जिसने मूल वाद में डिक्री पारित किया। ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है 32। 31 इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं मैंने कराया। डिक्री के प्रकार निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी डिक्री? का ऑप्शन है प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। खा ऑप्शन है प्रतिवाद डिक्री और समझौता डिक्री। गा ऑप्शन है निष्पादन योग्य एवं अनिष्पादनीय डिक्री। अब घा ऑप्शन है उपरोक्त का और खा दोनों। तो ये घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। डिक्री के प्रकार मतलब प्रारंभिक और अंतिम डिक्री होती है। ठीक है, और खा ऑप्शन है प्रतिवादी डिक्री और समझौता डिक्री। ये 4 प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे, तो खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 33। अंतःकालीन लाभ के प्रावधान के पीछे उद्देश्य। ठीक है, लाभ का मतलब। ठीक है, तो का ऑप्शन हमारा उस व्यक्ति को दंडित करना जो अचल संपत्ति के दोषपूर्ण कब्जे में रहा है। खा ऑप्शन है उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करना जिसने अचल संपत्ति के दोषपूर्ण बेदखली के कारण नुकसानी उठाई हो। तो इसका जो खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, उस व्यक्ति को जिसने नुकसान उठाया हो। क्वेश्चन हमारा 34 है। निर्धन व्यक्ति के रूप में वादकरण की अनुमति हेतु एक आवेदन में आवश्यक समाविष्ट होना चाहिए। ऑप्शन हमारा का है आवेदक द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन को समाविष्ट करती हुई वाद पत्र में अपेक्षित विशिष्टियाँ। खा ऑप्शन है आवेदक से संबंधित उसकी अनुमानित मूल्य के साथ चल और अचल संपत्तियों की अनुसूची। गा ऑप्शन है उपरोक्त का और खा दोनों। और घा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, निर्धन व्यक्ति के रूप में। ठीक है, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 35 है। सिविल प्रक्रिया का वाद शब्द का अर्थ। तो ये देखिए 2018 में आया था AIB में, तो इसको भी आप देख लेना। का ऑप्शन है इसका नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व। खा ऑप्शन है राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक प्रश्न। गा ऑप्शन है वाद वह वाद जिसका मुख्य प्रश्न जाति या धर्म से संबंधित है। और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सिविल प्रक्रिया का वाद का अर्थ होता है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व का। ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 36। एक निर्णीत निर्णय के संबंधित निम्नलिखित संपत्तियां एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की एवं विक्रय से छूट प्राप्त है। तो कौन कौन सी छूट प्राप्त है? का ऑप्शन है पहनी हुई वस्तुएं, खाना पकाने के बर्तन। गा ऑप्शन है बिस्तर और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये देखो इन सब चीज़ों में छूट मिलती है। कुर्की जब होती है अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें सरकार अटैच नहीं करती है। पहनी हुई वस्तुएं, खाने के बर्तन, बिस्तर और भी अधिक चीज़ें होती, बुक है जैसे, ये सब चीज़ें अटैच नहीं करती हैं। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। क्वेश्चन हमारा 38 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 आदेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत लॉन्ग है, काफ़ी सारे उसमें नियम है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। आदेश 21 नियम 64 एवं 65 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा दोषपूर्ण है? तो ऑप्शन पहले देखेंगे। ऑप्शन का हमारा है कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा आदेशित की जा सकेगी। खा ऑप्शन है निष्पादनकर्ता न्यायालय निर्देश कर सकता है कि ऐसे विक्रय का आगम उस पक्षकार को संदायित किया जाएगा जो डिक्री के अधीन इसका हकदार होगा। गा ऑप्शन है विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा। घा ऑप्शन है न्यायालय निर्देश कर सकता है कि लोक नीलामी के अलावा कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किसी अन्य रीत में किया जा सकेगा। तो इसका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप वहाँ पे देख लेना, इंडेक्स पेज से देख के उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 39 है। एक वाद पत्र में 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात वाद पत्र का निकाय और हस्ताक्षर और सत्यापन।
तो ये कथन शुद्ध है कि अपकथन, मतलब शुद्ध है कि अशुद्ध, इसको देखना पड़ेगा। तो का ऑप्शन है शुद्ध अभिकथन है, खा ऑप्शन है अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि दावाकृत अनुतोष एक वाद पत्र का अभिन्न अंग नहीं है। गा ऑप्शन है अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि हस्ताक्षर और सत्यापन वाद पत्र का एक भाग नहीं है। और घा ऑप्शन है अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि शीर्षक और स्वत्व की एक वाद पत्र का एक भाग है जिसे यहाँ भुला दिया गया है। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 40 है, जब एक वाद निर्णित ऋणी अभिमुक्त कर दिया गया तो निम्नलिखित के अलावा उसे डिक्री के निष्पादन में पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। का ऑप्शन हमारा यहाँ जहाँ वह जेल प्राधिकारियों की गलती से मुक्त कर दिया गया था। खा ऑप्शन है जहाँ उसे जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि डिक्री धारक जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने में असफल रहा है। गा ऑप्शन है जहाँ उसे बीमारी के आधार पर मुक्त किया गया था। और घा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तीनों ही बिल्कुल राइट है, इसमें से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमने इतने कवर किए हैं और आगे के वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।